जय हिंद बच्चों, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी के इस यूपीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज भारतीय कला एवं संस्कृति के हम दूसरे चैप्टर लघु चित्रकला में पढ़ेंगे कि लघु चित्रकला होता क्या है। उसकी हर विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे कि लघु चित्रकला में क्या होता है, तो हम उसके सबसे पहले परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है परिचय के बारे में कि मीनियम शब्द से लिया गया है, लघु शब्द है और लाल रंग का शीशा है। क्योंकि मैंने जगह नहीं है, ठीक, सपोज मैंने यहाँ जगह नहीं है मेरे यहाँ व्हाइट बोर्ड में, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लेकिन आप चिंतित बिल्कुल भी ना हो, ठीक, आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना यार, क्योंकि मैं अजीत सिंह राठौर आपको हर उन जानकारियों से अवगत कराऊंगा जो यहाँ नहीं लिखा है या फिर आप बुक में जो नहीं पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। ठीक, तो जो लघु चित्रकला होता क्या है, तो देखो लघु चित्रकला ना क्या है भाई। लघु चित्रकला ना समझना, लघु चित्रकला कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक, सुनना भाई, लघु चित्रकला कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा के मीनियम शब्द से लिया गया है। ठीक, और जिसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा, और जिसका उपयोग ना पुनर्जागरण काल में प्रादीप्त पांडुलिपियों में किया जाता था। ठीक, और जो लघु चित्रकला होता है, उसका क्या है कि लघु चित्रकला आकार में छोटे होते हैं, मतलब कि आकार में छोटा होता है, लेकिन जो अर्थ है उसका विस्तृत होता है। क्या होता है? अर्थ विस्तृत होता है। किसका? लघु चित्रकला का। लघु चित्रकला में अब हम जैसे अगर बात करें कि लघु चित्रकला को हम समझ चुके हैं, सपोज अगर बात की बात हम लघु चित्रकला को समझ गए कि हम लघु चित्रकला का परिचय क्या है, मैं बताया हूँ। थोड़ा सा मैं स्पीडी से बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अभी मेरे पास इतने साधन नहीं है, तो मेरे को वीडियो अपलोड करने में फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी स्टार्टिंग समय है, मेरे को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर मैं अपने वीडियो में जैसे मेरे पास साधन आते जाएंगे, मैं अपने स्पीड यानी कि क्लास की तेज़ी में थोड़ा सुधार करूंगा, उसको मीडियम करूंगा। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्लास भले ही तेज हो लेकिन जानकारी आपको पूर्ण मिले। ठीक, तो हम आगे बढ़ेंगे कि लघु चित्रकला की तकनीक। हर एक चीज का सिद्धांत होता है, हर एक चीज का पहलू होता है। देखो मित्रों, अब अपन समझते हैं, देखो यार कि लघु सिद्धांत यानी कि नियम, हम अगर स्कूल जाएंगे तो हमको एक अनुशासन यानी कि एक नियम बताया जाएगा कि आपको ये एरिया है, क्राइटेरिया है, आपको इसके अंदर रहना है, इसके अंदर नहीं बहना है। ठीक, इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं करना है, ये बोला जाएगा कि नहीं? आप ही बताइए, बोला जाएगा ना, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होता है इसमें क्या करता है? प्राइवेट स्कूल में चमका के बोला जाता है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, आपको कड़ा रखते हैं। ठीक, और जो सरकारी स्कूल है वो सोलो लुलो यानी कि उनको आप एक बार बता दिए कर रहे हैं, ठीक, नहीं कर रहे हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में ही वहाँ ध्यान दिया जाता है। कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल में। तो उसी प्रकार है कि जो लघु चित्रकला है उसमें भी कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उनको हमको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक, क्या करना है? फॉलो करना है। तो जो इसके नियम यही कह रहे हैं कि जो इसके चित्र है, यानी लघु चित्रकला में जो चित्र बनाया जाता है वह 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। किससे? 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर हम दोस्तों इस लघु चित्रकला के रूल को फॉलो करते हुए अगर हम एक 9 इंच के व्यास का चित्र बनाते हैं, तो जो उसका सिर होगा, यानी कि जो मेरा सिर है, ये पूरा सिर वाला पार्ट, ये 1.5 इंच से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक, 1.5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या? सिर। अगर हम 9 इंच के वयस्क का चित्र बनाते हैं, किसमें बोल रहा है? ये बोल रहे हैं लघु चित्रकला का सिद्धांत, प्रिंसिपल। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं ना, तो उसके प्रिंसिपल को एकदम समझ जाएं, वह चीज बहुत ही आसान हो जाती है। यह याद आप कंटेक्स्ट याद कर लो। ठीक, तो क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है जो कोयले को भी हीरा बना देता है, याद रखना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक, अगर हम बढ़े आगे, तो मैंने बता दिया कि लघु चित्रकला की तकनीक क्या है, मतलब उसके सिद्धांत, उसमें जो नियम है वो क्या है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे कि प्रारंभिक लघु चित्रकला। ठीक, कहाँ बढ़ेंगे? प्रारंभिक लघु चित्रकला। तो जो प्रारंभिक लघु चित्रकला है उसका 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में विकास हुआ है। कहाँ से? 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में क्या हुआ है? विकास हुआ है। यानी कि जो बोलते हैं ना कि जो धान होता है, चावल, हमारे छत्तीसगढ़ में जो चावल होते, तो वो क्या करते हैं लोग कि
जो छत्तीसगढ़ में चावल होते ना, वो लोग का करथिन कि 4 महीना में, मतलब हरी जगह 4 महीना में फसल फलत है, फूलत है, रोपाई होते, जोताई होते, कटाई होते, फिर धान का लज के मंडी में बेच देते हैं। ठीक, तो ये कहा होते कि यह इस काखर है वह है धान के में बताएं। ठीक, वही प्रकार प्रारंभिक लघु चित्रकला के भी है विकास। ओकर विकास का होइस 8वीं से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में आइस, ओकर विकास होइस और फिर धीरे धीरे धूमिल पड़े लागिस। ठीक, तो ये है प्रारंभिक लघु चित्रकला के जीवन काल। एमा का बोलत है कि वह कौन कौन से चीज है जेमा प्रारंभिक लघु चित्रकला के हम चित्र का बनावत हन। तो ओमा आंसर यही आई कि जो लघु चित्रकला है ओका हम कहाँ बनाते, ज्यादातर किसमें बनाते हैं, कागज में। ठीक, कागज में, फिर ताड़ के पत्ते में, नोट कर लेना। और एक चीज तो यार मैं अभी याद आके मैं बोल दूं, आप नोट मतलब पेन और कॉपी रखकर ही क्लास में आए। ठीक, तो ताड़ और पत्ते का उपयोग, ताड़ के पत्ते का उपयोग करते थे, एल्बमों में और पुस्तकों में भी इसका उपयोग किया जाता था। साथ ही कपड़े और उसी के समान अन्य नष्ट सामग्रियों में भी, जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सामग्रियों में भी इनका उपयोग किया जाता था। ठीक, मतलब बनाया जाता था किनको, लघु चित्रकला को। ठीक, लघु चित्रकला में विभिन्न प्रकार के यानी अधिकतर जैन, हिंदू और बौद्ध धर्मों के ही चित्र बनाए गए हैं। ठीक, तो यह हो गया क्या, लघु चित्रकला का परिचय। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। क्या पढ़ेंगे, इसके प्रकार, किसके, लघु चित्रकला के, मतलब प्रारंभिक लघु चित्रकला के। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम पढ़ रहे हैं लघु चित्रकला के प्रारंभिक लघु चित्रकला। ठीक, जो प्रारंभिक लघु चित्रकला है ना बच्चों, तो देखो जो प्रारंभिक काल होता है यानी बाल अवस्था, उस समय इसके क्या थे, 2 भाग थे। कितने थे, 2 भाग। क्या क्या थे, कला की पाल शैली और कला की अप्रभन शैली। ठीक, कला की पाल शैली में क्या होता है, कला की पाल शैली में क्या हुआ कि इसका विकास हुआ 750 से 1150 ईस्वी के बीच। कब हुई इसका विकास, बताओ, हाँ तय बता। 750 से 1150। ठीक, तब जो कला की पाल शैली है एकर विकास कब हुई, 750 से 1150 ईस्वी के बीच में हुई से। ठीक, एकर विकास। और इमा अधिकांश पांडुलिपि के उपयोग करे गए हैं। कौन में, कला की पाल शैली। याद रखना, कला की पाल शैली में अधिकतर पांडुलिपि का उपयोग किया गया है। साथ ही ताड़ के पत्ते यानी ताड़ के पत्ते या चर्म पत्र, 2 ही चीजों पर अधिकतर क्या किया गया है, लघु चित्रकला किया गया है, यानी लघु चित्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, कला की अप्रभन शैली। क्या करेंगे आगे, कला की अप्रभन शैली। कला की हम अप्रभन शैली को पढ़ेंगे मित्रों, तो क्या होता है, हम पाते हैं कि जो इसका विकास है, कला की अप्रभन शैली का विकास है, इसका क्या किया गया है, 11वीं से 15वीं सदी के बीच में इसका विकास किया गया है। कब, 11वीं से 15वीं सदी के बीच में इसका विकास हुआ है। यानी मैं लिख दे रहा हूं 11 - 15, आप ये समझ लेना। जो 11वीं से 15वीं सदी के बीच में कला की अप्रभन शैली का उपयोग हुआ है। किसका, अप्रभन शैली का। ठीक, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह गुजरात और राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, जो गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, कला की अप्रभन शैली का। इसमें अधिकतर राजपूतों के शैलियों का वर्णन मिलता है। इसको अगर दूसरी तरह से बोलते हैं राजपूत शैली भी बोला जाता है। और इसमें अधिकतर ताड़ के पत्ते और कागज का उपयोग किया गया है। ठीक, जब हम कला की अप्रभन शैली को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो चित्र बनाए जाते थे वह किससे बनाए जाते थे, तो ताड़ के पत्ते और ताड़ के पत्ते और कागज का उपयोग किया जाता था। ठीक, आप लिखते जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से हर एक चीज लाइन दिखे, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। फिर आगे बोलता है दिल्ली सल्तनत में लघु चित्रकला। दिल्ली सल्तनत में लघु चित्रकला का अर्थ ये है कि दिल्ली में भी एक राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल के अंतर्गत एक कला को विकसित किया, और चूंकि यह दिल्ली में विकसित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया मित्रों, दिल्ली सल्तनत लघु चित्रकला। ठीक, इसका नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत लघु चित्रकला रखा गया। इसमें उदाहरण के लिए एक सर्वोच्च उदाहरण मिलता है
जो कहाँ का बोला गया है, मांडू। मांडू के एक राजा थे नासिर शाह। कौन थे? नासिर शाह। उन्होंने अपनी एक रचना लिखी है जिसका नाम था मियतनामा। ठीक, जिसका अर्थ होता है रसोई का एक पुस्तक, यानी रसोई का एक किताब। यह एक प्रसिद्ध रचना है। किसके अंतर्गत? यह एक प्रसिद्ध रचना है दिल्ली की सल्तनत। ठीक, इसके अंतर्गत दिल्ली की सल्तनत लघु चित्रकला के अंतर्गत मैंने बताया पांडुलिपि का उपयोग किया गया है। और मुगल, राजपूत और दक्कनी, ये बोल रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत के बाद यानी मध्ययुगीन जब काल आया तो जो राजपूत थे, मुगल थे और दक्कनी, इन तीनों ने जो परंपरागत रूप से जो दिल्ली सल्तनत की कला थी, लघु चित्रकला की जो कला थी, उसको भी स्वीकार किया यानी ग्रहण किया। जैसे हम किसी कोई कुछ देता है तो हम ग्रहण कर लेते हैं ना, वैसे इन्होंने भी ग्रहण कर लिया। साथ ही वित्त का मतलब पता है ना, के साथ। तो साथ ही इन्होंने क्या किया कि अपनी भी, हम जैसे कहीं रहते हैं तो हमने सामने वाले की बात को भी रख लिया और हमने, अगर हम मुखिया हैं तो हम भी अपना कुछ नियम लागू करेंगे। उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि जो सामने से मिल रहा था, जो नीति, जो नियम, जो कला, उन्हों भी दिल्ली सल्तनत से ग्रहण कर लिए। साथ ही इन्होंने अपनी भी एक अहम एक पहचान बनाई और अपना भी एक कला विकसित किया। क्या? लघु चित्रकला। ठीक, यही बताने की कोशिश कर रहा है ये कि मुगल और राजपूत और दक्कनियों ने दिल्ली सल्तनत कला की चित्रकला को तो स्वीकार किया ही बच्चों, इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत कला को भी स्वीकार किया और अपनी भी कला एक नई उत्पन्न की, मतलब कि विकास किया और उसको भी बढ़ावा दिया। ठीक, तो ये विशेषता है इसकी। साथ ही मुगल काल की लघु चित्रकला। अब हम देखते हैं कि मुगल काल के दौरान हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के अंत हो गए, अब आया मध्यकालीन। मध्यकालीन में क्या होगा? मुसलमानों का शासन था। आपको पता है ना मुसलमान कौन थे? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक, जहांगीर को ही सलीम कहते हैं, आप उनका फेमस नाम सलीम से जानिए। ठीक, लेकिन याद रखना इसका अर्थ ये नहीं कि आप जहांगीर को भूल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जहांगीर से ही लिया जाता है। मैंने वैसे आपको मनोरंजन की दृष्टि से बता दिया। ठीक, तो अब देखिएगा मित्रों, जो बाबर, मतलब कि जो मुसलमानों के शासनकाल में हम लघु चित्रकला के विकास यानी प्रगति की बात अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लघु चित्रकला है वह इनके विकास में, शासनकाल में विकास तो हुआ, लेकिन कैसा था? जो लघु चित्रकला के चित्रकार थे, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, इनके आते ही देवी देवताओं को, प्राकृतिक आदतों को छोड़ दिया। वह जो राजा होता था, जिनके अंदर यह खाते थे, पीते थे, चापलूसी करते थे, उनका गायन करते थे। पहले के लोग चापलूस हुआ करते थे, जैसे हम किसी के अंदर आज भी होता है, ऐसे मुनीम रहेगा ना, अगर मुनीम किसी के अंदर है तो क्या करेगा, वह उस सेठ या जो भी है उसके अंदर अगर है तो उसकी बड़ाई करेगा। आप मुनीम को देखना, मुनीम कभी भी उसकी बुराई नहीं करता जिसके अंदर वह खाता पीता है। ठीक, चाहे वह कुछ भी करे, सही करे, गलत करे। ठीक, उसी प्रकार यह जो आर्टिस्ट हुआ करते थे यानी चित्रकार हुआ करते थे, कौन? मुसलमान शासन के अंतर्गत। यह क्या किए कि जो शासक हुआ, यानी अकबर हो, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, कोई भी मुसलमान शासन, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके युद्धों की चित्रकारियां करते थे। वह युद्ध में गए हैं तो चित्रकारी करते थे। कोई अगर पुरानी ऐतिहासिक घटना है जहां पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, कोई बहुत बड़े राजा को हराया है, तो ऐसे चित्रों, ऐसे जगह के चित्रों को यह बनाते थे। कौन? मुगल काल के चित्रकला। अपने राजा के प्रति, मतलब अपने बादशाह के प्रति कविता लिखा करते थे। क्या लिखते? कविता, बड़ी बड़ी बेहतरीन कविता लिखते थे और ऐसी आर पार महिमा मंडल गाते थे कि राजा सुनते सुनते ही भाव विभोर और दो चार सोना का छल्ला थमा देता था, जाओ खुश रहो, ऐसा टाइप। इसलिए तो पहले के लोग क्या करते थे, शासन महिमा मंडल करते थे नीले रंगों का, यानी कि जो बादशाह हुआ करते थे वह चमकीले रंग ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अगर हम स्टेप टू स्टेप क्रमबद्ध अगर हर बादशाह, मुगल बादशाह की बात करें तो जो बाबर था और हुमायूं,
इनके शासनकाल में चित्रकला ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, क्योंकि बाबर बहुत सारा युद्ध लड़ा था और उसके पास इतना समय नहीं था कि वह चित्रकला पर अच्छा से ध्यान दे पाए। उस ऐसे ही अगर देखें तो हुमायूं था, वह उस लड़ा तो उसके पिता थे, शासन उसके पिता ने स्थापित कर दिया था मुगलों का। लेकिन क्या हुआ मित्रों कि कहते हैं ना, वह एक शेर शाह सूरी का नाम का एक योद्धा था, उससे उसका हमेशा कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हुआ करती थी। यानी कि कभी वो आक्रमण किया, कभी वो आक्रमण किया, मतलब चैन से ना वो जीने देता था, ना वो खुद जिया। ठीक, तो हमेशा शेर शाह सूरी से इसका युद्ध चलता रहता था। और जब इसका युद्ध चलता था तो एक बार ये क्या हुआ कि हुमायूं हार गया। हुमायूं एक बार हार गया, तो जब हुमायूं हार गया तो इसको अपने शासन से हाथ धोना पड़ा। अब शासन से क्या हुआ कि हाथ जैसे धो दिया तो इसका क्या हुआ, ये बेदखल हो गया। इसको ये बाहर में कहीं हिंदुस्तान से बाहर गया और लोगों का शरण लेके कुछ हुआ, फिर अपनी शक्ति अर्जित करने लगा और फिर इसने आक्रमण किया। तो जब यह हारा और फिर उसके बाद आक्रमण करके बहुत सालों बाद जीता, तो उसके बीच की जो टाइम है उसमें शेर शाह सूरी ने शासन किया। तो कहा जाता है कि उन्होंने भी अधिक चित्रकला में ध्यान नहीं दे पाए, कौन, हुमायूं। ठीक, फिर उसके बाद अकबर। तो अकबर को जानते हो, कहा जाता है एक महान राजा। अब वह महान रहे हो या ना रहे हो वो तो ऊपर वाले जाने, अकबर जाने और उनकी बेगम जोधा जाने। ठीक, तो हम बात करेंगे। तो देखो क्या हुआ कि अकबर के शासनकाल में चित्रकला अपनी सीमा, चरम सीमा नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छी स्थिति पे थी। अकबर उनके प्रति, चित्रकला के प्रति आकर्षित था। अकबर क्या किया, एक वो बनवाया था, एक रूम, चित्रकला रूम बनवाया था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे चित्रकारों को रखता था, उनसे विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ बनवाता था। जैसे आजकल कंपटीशन होता है स्कूलों में, कॉलेजों में क्या होता है, रंगोली कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ऐसे ही वो कंपटीशन करवाता था। कौन, अकबर, क्योंकि वो राजा थे यार। राजा कंपटीशन ना करवाए तो क्या प्रजा करवाएगा है? आप ही बताओ ना। आजकल क्या स्टूडेंट कंपटीशन थोड़ी करवाता है, कंपटीशन तो टीचर करवाता है ना। ठीक वैसे ही अकबर कंपटीशन करवाता था और उनके प्रोत्साहन देता था, पुरस्कार देता था, उनको पुरस्कृत करता था। कौन, अकबर। ठीक, तो कुल मिलाए अकबर के जीवन काल में चित्रकला एक बेहतरीन स्थिति पर थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक, अगर उसकी बात अगर हम जहांगीर की करें, यानी सलीम, जिसका दूसरा नाम सलीम है उपनाम, फिर भी उसको अधिकतर जहांगीर के नाम से इतिहास में बुलाया गया है। तो जो जहांगीर था वह प्रकृति के प्रति बहुत ही आकर्षित हुआ करता था, बहुत ही आकर्षित था। कौन, जहांगीर, वह प्रकृति से लगाव था। वह, उसको बोला जाता है कि जहांगीर एक खुद बेहतरीन कलाकार था यार, मानो। अब हमने इतिहास में पढ़ा है कि उसको बेहतरीन कलाकार माना जाता है। किसको, जहांगीर को। वह एक रूम था जहां पर वह खुद चित्रकला बनाता था वह। लेकिन एक बात, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी जहांगीर की, कि जहांगीर जो था वह मतलब प्राकृतिक चित्रकारियां ज्यादा करता था। वनस्पति हो गए, जीव हो गए, जेबरा, पशु पक्षी, इनका चित्र उसमें ज्यादा अभिरुचि रहती थी। इन सभी का चित्र कौन ज्यादा बना रहा था, कौन, जहांगीर। ठीक, फिर तो उसके प्रति मतलब कि अकबर के शासनकाल से और ऊपर चला गया, क्या, चित्रकला। ठीक, तो लघु चित्रकला। ठीक, अब लघु चित्रकला वहां गया। अब शाहजहां आया। अब शाहजहां क्या था, उसको प्रकृति से लगाव नहीं था। ठीक, शाहजहां को प्रकृति से लगाव नहीं हुआ करता था। शाहजहां को, वह प्राकृतिकवादी थी, वह कृत्रिम चित्रों को पसंद करता था, वह पशु पक्षी का चित्र पसंद नहीं करता था। कौन, शाहजहां। वह अगर किसी का चित्र बना दो लड़की का, अरे खुश हो जाए, ऐसा था शाहजहां। ठीक, मतलब उसको अगर पेड़ का बना दिए तो बोलेगा क्या चित्र है, क्या बना दिए यार भैया तुम। ठीक, अगर वही पेड़ का चित्र बना दिए तो बोले क्या बना दिए। वही अगर कोई बेहतरीन महिला का बना दिया, अरे वाह, जाओ ये ले लो। ऐसा मतलब वह अप्राकृतिकवादी था। कोई महल बना दिए मस्त, अरे वाह जबरदस्त, जाओ ये ले लो। अगर कोई और दूसरा प्राकृतिक चीज बना, अरे बोला था ना, मना किया था, फिर काहे बना दिए, ऐसा। ठीक, मैं ऐसे बता रहा था मतलब उदाहरण के लिए। फिर इसके बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब का क्या है, औरंगजेब की बहुत बुरी स्थिति, कट्टरवाद था, कट्टरवादी व्यक्ति था। वह इन सभी पर ध्यान नहीं दिया और उसके कट्टरवादी और मतलब मानवता के नाम में धब्बा था। ठीक, क्या था, धब्बा था। कौन, औरंगजेब। यानी आदमी की एक भी
एक भी बोला जाता है उसमें अहमियत नहीं थी। यहाँ तक कि जो अपने बड़े भाई का सर कलम करवा के अपने बाप को जेल में डाल दिया हो, पानी के लिए अपने बाप को तरसा रहा हो, उस व्यक्ति की बात करने की जरूरत क्या है यार? हैं, आप ही बताओ, आप भी क्या करोगे उस व्यक्ति की बात? उसको तो जूता और चप्पल वो सामने तुम मारो, बस यही मन आता है ऐसे लोगों के बारे में। तो औरंगजेब के विकास में क्या हुआ, चित्रकला पूरे नीचे गिर गई और उसका अंत हो गया। तो ये था यार, ये क्या था भैया, ये मैंने बता दिया मुगल काल के दौरान लघु चित्रकला। अब देखो बच्चों, ये तो हो गए लघु चित्रकला। अब पढ़ेंगे क्षेत्रीय शैली का प्रकार। अब हम क्षेत्रीय शैली यानी जहां एक और, अब उस समय क्या था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था मुगल शासक। अब हर जगह मुगल शासक नहीं था, कहीं राजपूत राजा शासन कर रहे थे, कहीं अदर राजा, लेकिन हर जगह मुगल नहीं थे। ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अधिक शक्ति मुगलों की थी, अधिक क्षेत्र मुगलों का था, लेकिन हर जगह मुगल शासन नहीं कर रहे थे। ठीक, कहीं पास जो कुछ राजा हुआ करते थे वह भी इनके अंतर्गत काम करते थे, लेकिन कई जगह ऐसे भी थे जो इनके विरोधी में थे मुगलों के। वह अपने हौसलों और अपने दम पे जीना पसंद करते थे। वह मानते थे कि भारत देश हमारा है, हम इसके अंदर दूसरों के गुलाम क्यों स्वीकार करें। तो ये तो दूसरी बात हो गई, मैं अभी इस बात पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो क्षेत्रीय शैली थी, यानी जो क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ, तो उसमें उसके दो भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं? दो भाग, जिसमें एक है कला की क्षेत्रीय शैली की राजस्थानी शैली, और दूसरा है चित्रकला की पहाड़ी शैली। ठीक, जो राजस्थानी शैली है इसमें क्या हुआ, इसको राजस्थानी शैली का क्या हुआ कि यह राजपूत शैली भी कहा जाता है। किसको? राजस्थानी शैली को। इसमें इन राजपूत शैली भी कहा जाता है क्योंकि इस शैली का विकास राजपूतों के राज्यों में हुआ, उनके संरक्षण में हुआ। किनके संरक्षण में? राजपूत राजाओं के संरक्षण में हुआ। ठीक, इन्होंने हिंदी देवी देवताओं की चित्रकारियां की है राजस्थान शैली में। इनमें राजा के महिमा मंडल नहीं किया गया है। जो हिंदू धर्म में है, राम सीता, शिव, पार्वती, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण भगवान, इन सभी के चित्रों को लघु चित्रकला के रूप में बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो राज्य जगह है, मतलब स्थान के नाम हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखना कि जो राजस्थानी चित्र कला शैली है उसके अंतर्गत एक है मेवाड़ के राजा जानते होंगे, महाराणा प्रताप, जो बहुत ही लंबे समय तक विरोध किए और मृत्यु के बाद भी उन्होंने मुगलों से मतलब मुगलों से हाथ नहीं मिलाया, न उनके सामने सिर झुकाया। ठीक, ये होते हैं राजपूत, और हमें ऐसे लोगों पे, ऐसे भारत देश के वीर पुरुषों पे आज भी घमंड है, आज भी अभिमान है। ठीक, गर्व है। तो ये हुआ। और एक है क्या बोलते हैं उसको, आमेर जयपुर शैली। ठीक, और तीसरा है मेवाड़ शैली। ये तीन ऐसे मतलब राजपूत राज्य हैं जहां पर राजपूतों का शासन था, और उन जगहों पे राजपूत यानी कि उन जगहों को बोला जाता है राजस्थानी शैली। ठीक, सॉरी। फिर है उसके बाद पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली का विकास हुआ है 17 से 19वीं शताब्दी के बीच। कब हुआ है? 17 से 19वीं शताब्दी के बीच। ये जीवन काल है, मैंने बताया कि यही उत्पत्ति होगी, यही विकास होगा और यही मृत्यु होगी। कहाँ होगी? 17 से 19वीं शताब्दी के बीच। ठीक, पहाड़ी शैली। ठीक, इसमें भी क्या कौन से हैं? इसमें दो प्रकार के हैं। इसमें एक है बसौली और दूसरा है कागड़ा। ठीक, जो पहाड़ी चित्रकला शैली है इसमें दो प्रकार है, एक कागड़ा शैली और दूसरा है बसौली शैली। बसौली शैली ये है, कहाँ स्थान है? यह कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो बसौली है ना, यह कश्मीर में स्थित है, और कश्मीर में बसौली स्थान में स्थित होने के कारण इसको बोला गया है बसौली शैली। नाम से ही काम है, काम से ही नाम है, यानी कि ये अगर राजस्थानी शैली है यानी ये राजस्थान के आसपास ही विकसित हुआ है, यानी पहाड़ी शैली यानी पहाड़ के आसपास विकसित हुआ है, इसलिए इसको पहाड़ी शैली कहा जाता है। ठीक, तो यह एक कांगड़ा शैली और एक बसौली। कांगड़ा कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा है
दक्षिण भारत उत्तर भारत की तरफ है एक स्थान है जिसको कांगड़ा कहा जाता है। यहाँ पर इस शैली का विकास हुआ है। 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ है और यह भी राजपूतों के ही अंतर्गत इसका विकास हुआ है। जब मुगलों का अंत हो गया तब मुगलों की समाप्ति के बाद इस शैली का विकास हुआ है। ठीक, किसकी? पहाड़ी शैली का। फिर आगे बढ़ेंगे, दक्षिण भारत की लघु शैली। अभी हम बात कर रहे थे, ये सब थे उत्तर पश्चिम और पूरब की बात। अब करेंगे दक्षिण की बात। ठीक, देखो क्या होता है बच्चों, दोस्तों, कि जो हर एक चीज की एक पहलू होती है। ठीक, क्या होती है? पहलू होती है। जैसे ये देवी जीव चित्र, जो लघु दक्षिण भारत में लघु चित्रकला है, यानी कि जो दक्षिण भारत की तरफ चित्रकला किया गया, उसमें एक महत्व ये है कि यहाँ पर राजाओं की प्रशंसा नहीं की जाती थी। दक्षिण भारत में राजाओं की चित्रकारियां नहीं की जाती थी, उनके गुणगान नहीं किया करते थे। यहाँ की जो चित्रकारियां होती थी वह परम पिता परमेश्वर उनके चित्रकारियां की हुआ करती थी। दैवी जीवों की चित्रकारियां होती थी। राम कृष्ण सीता माँ, मतलब हिंदू धर्म के देवताओं का ही चित्र किया जाता था। कहाँ? दक्षिण भारत की चित्रकारियों में। तंजावर चित्रकला और मैसूर, तंजावर में स्थित होने के कारण इसको तंजावर चित्रकला कहा जाता है और मैसूर में स्थित होने के कारण इसको मैसूर चित्रकला कहा जाता है। ये दो ऐसे स्थान हैं, यानी तंजावर और मैसूर, सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे स्थान है जहां पर किसका विकास हुआ, तो वहां पर दक्षिण भारत की लघु चित्रकला का विकास तंजावर में हुआ है और मैसूर में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे कि आधुनिक भारतीय चित्रकला। किसमें बढ़ेंगे आगे? आधुनिक भारतीय चित्रकला। अब देखो, अब हम प्राचीन भी पढ़ लिए, यानी प्रारंभिक लघु चित्रकला, दूसरा मध्यकालीन चित्रकला, अब तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक चित्रकला। ठीक, आधुनिक लघु चित्रकला में क्या बोल रहा है यहाँ पर? अब साफ आधुनिक चित्रकला में ना अंग्रेजों से रिलेटेड है। ठीक, किससे रिलेटेड है? अंग्रेजों से, यानी कि कंपनी चित्रकला। कंपनी चित्रकला का अर्थ होता है यारों कि देखना दोस्तों, कंपनी चित्रकला नाम से आपको अटपटा नहीं लग रहा? थोड़ा अलग सा। कंपनी, उस समय हमारे देश में कंपनी कहाँ थी? सिर्फ अंग्रेजों द्वारा यूज किया जाता था। हम तो कंपनी नहीं जानते थे, ना पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो कंपनी यानी अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी वहां से कुछ चित्रकारियां लाई, जो क्या किए, भारत की चित्रकारियों को भी मिला टाइप दिया, संरक्षित हो गया और दोनों के मिले रूप को, विकसित रूप को। लेकिन यह है कि इसमें हिंदू की जो चित्रकला है वो भी विकसित ही रही, वह एकदम से दब नहीं गई कि एकदम अंग्रेजों की चित्रकला उभर कर आ गई, ऐसा भी नहीं। वह भी आगे धीरे धीरे विकास में रहा, जड़ से खत्म नहीं हुआ। और क्या हुआ कि इसी चित्रकला को कंपनी चित्रकला कहा गया। बाजार चित्रकला भी उसी प्रकार की चित्रकला है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह अंग्रेजों के द्वारा विकसित हुआ है और यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता हुआ रहा। ठीक, यानी बाजार जो चित्रकला है वह अंग्रेजों के द्वारा और जो हिंदू धर्म के हैं, इन दोनों का मिश्रित रूप ही बाजार चित्रकला है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ लिखा था बंगाल की चित्रकला शैली। अब एक ये बच गया, बंगाल की चित्रकला शैली। अब क्या हुआ, बंगाल की चित्रकला शैली की बात करते हैं तो बंगाल यानी कलकत्ता, उस समय बांग्लादेश भी हमारे देश में था, उस समय पाकिस्तान भी हमारे देश में था, तो ये सब देश, उस समय नेपाल भी हमारे देश में था, क्योंकि यह बहुत ही सदियों पुरानी बात है। यानी कि सदियों तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी 100-200 साल पहले की बात है। तो उस समय बंगाल में एक चित्रकला शैली का विकास हुआ, करीब 1900 से 1930 के दशक में। तो उस समय क्या हुआ, बंगाल में एक चित्रकला शैली का विकास हुआ जिसको बंगाल की लघु चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि लगभग 1930 के आसपास है, जब महात्मा गांधी नमक यात्रा या सहयोग आंदोलन कर रहे थे, उसी समय की बात है। ठीक, आप इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। भारत में लोक चित्रकार हैं। लोक का मतलब तो आपको पता है, जनता, लोगों के द्वारा, यानी कि जहां लोगों की चित्रकारी होती है उसको बोला जाता है लोक चित्रकारी। आप ना एक चीज याद रखना दोस्तों, क्या है
कि रिलेट करना सीखे, कि क्या करना, रिलेट करना। यानी कि अगर कोई वर्ड है और हमें उसके बारे में जानना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो उस व्यक्ति यानी उस वस्तु की, यानी कोई भी हो उस चीज की और उस नाम की, दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्ट होगा, रिलेशन होगा, जिसके कारण उसका नाम वो पड़ा है। यानी कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, राजस्थान शैली। अब राजस्थानी शैली क्यों पढ़ा राजस्थानी शैली? क्योंकि राजस्थानी शैली राजस्थान में प्रचलित हुआ, वहां विकास हुआ। तो अब जहां विकास हुआ वहीं उसको भाषा नाम दे दिया गया। अब राजस्थान में विकास हुआ राजस्थानी शैली। अगर छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है तो क्या एमपी की भाषा बोलेंगे? एमपी में सॉरी ठीक, छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी भाषा है तो क्या होगा, इसको छत्तीसगढ़ी शैली। अब छत्तीसगढ़ी शैली कोई थोड़ी बोलेगा कि एमपी शैली है, क्योंकि ये यहाँ की विकास है ना, यहाँ विकास हुआ है। ठीक, तो यही मैं बोल रहा था, यहाँ विकास हुआ है, इस कारण से इसकी शैली क्या हो गई है, कहाँ गया, बंगाल की शैली हो गई। ठीक, अब भारत की लोक चित्रकला शैली तो लोगों द्वारा विकसित हुआ, लोगों की चित्रकारियां हुई, इसलिए इसको लोक चित्रकला कहा गया। ठीक, अब इसके अंतर्गत एक है मधुबनी शैली। क्या शैली है? मधुबनी शैली। मधुबनी शैली क्या है? इसमें प्रेम प्रसंग को ज्यादा लिया गया। किसको लिया गया है? प्रेम प्रसंग को। इसको एक मिथिला शैली, मिथिला चित्रकला शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। किसको? मधुबनी शैली को। और यह किसके? बिहार के आसपास इसका विकास हुआ है। बिहार के आसपास इसका विकास हुआ है और इसमें धार्मिक रूपांकनों का, यानी कि भगवान के चित्रों का भी बनाया गया है और अन्य प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं। पट चित्र, पट नाम को लीजिए, पट। पट पट नाम आपको लग रहा है ना कि कुछ संस्कृत वर्ड टाइप। पट, पट संस्कृत शब्द से लिया गया है और चित्र हिंदी है। पट चित्र चित्रकला। पट चित्र चित्रकला में क्या होता है, इसका एक उदाहरण है, पट चित्र चित्रकला का एक उदाहरण है जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का जो चित्र है जगन्नाथपुरी में, उसका चित्र बनाया गया, उसको पट चित्र चित्रकला के अंतर्गत ही बनाया गया है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो जो पट चित्रकला है इसमें शीश वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें काजल का, तेल का, इस प्रकार के धातुओं का उपयोग करके चित्रकारियां की जाती है। पटुआ चित्रकला, पटुआ चित्रकला भी इसी प्रकार है। पटुआ भी बंगाल में विकसित एक चित्रकला है और इसको 1000 वर्ष पूर्व इसकी पुरानी परंपरागत है। यह चित्रकला परंपरागत तो है, क्या है? परंपरागत है, लेकिन क्या है, अब इसकी प्रचलित है ना, वो कम होती जा रही, जिसके कारण अब इसका प्रचलन कम हो गया है और यह अब विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर? विलुप्ति की ओर। और पैटकार चित्रकला। क्या चित्रकला? पैटकार चित्रकला। झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा विकसित चित्रकला को कहा जाता है पैटकार चित्रकला। कहाँ के? झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा विकसित चित्रकला को कहा जाता है पैटकार चित्रकला दोस्तों। और यह चित्रकला यहाँ की परंपरागत चित्रकला है। कहाँ की? परंपरागत चित्रकला है। यह माँ मनसा देवी की रिलेटेड चित्रकला है। यह भी क्या बोला जाए, विलुप्ति की ओर जा रहा है। भारत की बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जो विलुप्ति की ओर जा रही है और इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमारे पास जो होता है ना, हम उसकी महत्व को नहीं जानते। तो ये हुए दोस्तों भारत की लघु चित्रकला। ठीक, यह कहाँ कहाँ काम आएगा? CGPSC, KVS, MPPSC, CISF, UPSC, PSC, RRB, पटवारी तथा और अन्य जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं हर जगह यह यूज होगा। क्योंकि कंपटीशन कोई भी हो, क्वेश्चन तो वही आएगा, इतिहास वही है, इतिहास को हम बदल नहीं सकते। सपोज उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अगर आप ही समझो, अगर हम इतिहास की पढ़ें तो हम अगर CGPSC में या फिर UPSC में अगर हम पढ़ रहे हैं कि अकबर एक महान राजा था, तो क्या हम जब इसका RRB या पटवारी में पेपर देंगे तो अकबर का नाम थोड़ी चेंज कर देंगे? अकबर एक महान राजा था तो उसको क्या अकबर के जगह में बाबर एक महान राजा थोड़ी बोलेंगे? अकबर ही महान राजा था। इतिहास एक ऐसी चीज है ना
जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैथ में, गणित में वो अंक कितने भी बदलें, टेक्निक नहीं बदला जा सकता। जिसको मेथड पता होता है वह कोई भी क्वेश्चन आए टॉप कर लेता है, बना लेता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कि आपको इतिहास में ये नहीं लेना है कि ये उस एग्जाम का, ये उस एग्जाम का, ये हमारे काम नहीं आएगा, हम तो इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आरआरबी की कर रहे हैं, हम तो एनटीपीसी सीआईएसएफ की कर रहे हैं, ये तो यूपीएससी पीजीएससी वालों का है, ये हमारे लिए नहीं है। कौन बोल रहे नहीं? हर एक चीज इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए। हो सकता है वो लेवल के हिसाब से थोड़ा सा डाउन फ्लो में पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। हिस्ट्री की क्वेश्चन को कैसे वो छोड़ सकता है, कैसे वो दूसरे क्वेश्चन बना सकता है? हिस्ट्री से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? अकबर के लड़के का नाम अगर पूछेगा तो उसमें क्या पूछेगा? अकबर के लड़के का नाम ही ना पूछेगा, उसमें ये थोड़ी बोलेगा कि तुम्हारे लड़के का नाम क्या है। इतिहास ऐसी चीज है। तो आप ये ना समझें कि हमारे लिए नहीं, ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अवेलेबल है। आप हर प्रकार की अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम करते हैं, आप हर चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक, और लास्ट में ही कहूँ दोस्तों कि वीडियो को हर लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वीडियो पहुंचे और आप निःशुल्क ही यूपीएससी की तैयारी कर सके, पीएससी की तैयारी कर सके। और उन लोगों को शेयर करें जो तैयारी करना चाहते हैं पर किसी मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्थिति के चलते तैयारी नहीं कर पा रहे। ठीक, तो वीडियो के अर्थ में मैं बस एक ही मोटिवेट लाइन बोलूंगा, मेरी जो एक इस आदत है, क्योंकि मैं बच्चों को मोटिवेट होना देखना चाहता हूं। उनको मैं देखता हूं कि हर एक फील्ड में लोग तहलका मचा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में लोग पीछे आ रहे हैं। तो मैं वो डाउन फ्लो को अप करना चाहता हूं, पुशअप कर देना चाहता हूं। तो बस इतना ही कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। खामोश होते हैं अक्सर वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोश होते हैं अक्सर वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों।